नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं आपको कहानी छुक छुक सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का 5वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है दादी की मृत्यु और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 5वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी छुक छुक भाग 5, नाम दादी की मृत्यु। छवि को घर में, दादी और स्कूल में उसकी सहेलियां उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। अपनी नई पैदा हुई हकलाहट की समस्या की वजह से दिन ब दिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दूसरी ओर उसके पिताजी को शराब की लत लग चुकी थी। वैसे तो वह काफी वर्षों से शराब का सेवन कर रहे थे, लेकिन इन कुछ दिनों के दौरान वह कुछ ज्यादा ही शराब पीने लग पड़े थे। हालत इतनी खराब थी कि वह शाम होते ही अपनी दुकान में ही शराब पीना शुरू कर देते और देर रात तक पीते रहते। उसके बाद शराबी हालत में जब वह घर पहुंचते तो घर आकर भी पीना शुरू कर देते। उनकी पत्नी यानी छवि की मां ने उन्हें कई बार शराब पीने से रोका, लेकिन जितना वह रोकती वह उतना ही ज्यादा शराब का सेवन करते। एक दिन छवि के पिताजी हर रोज की तरह शराब पीकर घर वापस आए और आते ही छवि की मां से और शराब की मांग करने लगे। लेकिन छवि की मां ने और शराब देने से साफ मना करते हुए उनसे कहा, देखिए, मैं आपको शराब पीने से नहीं रोकती नहीं, आप मेहरबानी करते हुए उतना ही पीजिए जितना कि आप पचा सकते हैं। मुझे तुम्हारा प्रवचन बिल्कुल नहीं सुनना। मैंने बस इतना कहा है कि मेरी बोतल और गिलास वगैरह रख दे। नहीं। क्या नहीं? मैं खाना लगा रही हूँ। मैं सामान वगैरह कुछ नहीं रख रही। देख, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। घर में जवान लड़कियां हैं, शादी के योग्य हो रही हैं। अगर आप रोज रोज शराब में अपना पैसा बर्बाद कर देंगे तो हम लड़कियों की शादी में धन कैसे जुटा पाएंगे? मुझे तुम्हारा यह भाषण बिल्कुल नहीं सुनना। तुम मेरा सामान रखो, और वैसे भी मेरा कौन सा कोई लड़का है जिसके लिए मैं जायदाद बनाऊं? पैसा जोड़ कर रखो। अरे जोड़ जोड़ जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। किसके लिए मैं पैसा बचा कर रखूं? लड़कियों की शादी के लिए तो मेरे पास है, बाकी मेरा कौन सा कोई लड़का है? अगर कोई लड़का नहीं है तो क्या इसका मतलब आप शराब में पैसे बर्बाद कर देंगे? संसार में जिनकी सतान लड़कियां होती है, क्या वह जीना छोड़ देते हैं? पैसा कमाना छोड़कर शराब पीना शुरू कर देते हैं? हरीश ठीक ही तो कह रहा है। किसके लिए कमा कर लाए? यह चार मनहूसों को पैदा करके तुमने इसके आगे लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इन चारों की जगह एक लड़का भी पैदा किया होता तो आज हम सभी को यह दिन ना देखना पड़ता, ना तो यह शराब पीता और ना इसका पैसा बर्बाद होता। पीछे खड़ी दादी ने कहा, माँ जी, बस आपकी कमी थी। आप इनको मना करने के बजाय इनका पक्ष ले रही हैं। माँ जी, आप एक माँ हैं और माँ का फर्ज होता है अपनी औलाद को सही रास्ता दिखाना। यदि औलाद गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे डांट कर सही रास्ते पर लाना। लेकिन आप तो इनकी तरफदारी कर रही हैं। इन्हें शराब पीने से रोकने की बजाय आप मुझे दोषी ठहरा रही हैं। तो चुप कर। मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। तू एक बेटा नहीं पैदा कर सकी, खानदान को एक वारिस तक नहीं दे सकी, और मुझे बता रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। दादी यह सब कहती हुई और माँ को कोसती हुई तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तभी अचानक से उनका पाँव फिसल जाता है और काफी ऊपर से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो जाती है। दादी के गिरते और बेहोश होते ही छवि की माँ उन्हें उठाने के लिए भागती है, लेकिन दादी वजन में कुछ भारी होने के कारण माँ से उठाई नहीं जाती। वह मदद के लिए छवि के पिता को बुलाती है, लेकिन वह शराब नशे में होने के कारण अपनी मां को उठाने में असमर्थ होते हैं। कोमल और छवि वहां मौजूद होते हैं। वह दोनों भागकर वहां आते हैं और दादी को उठाने में मां की मदद करते हैं। जैसे
तैसे वह तीनों माँ बेटी मिलकर दादी को उठाकर पास के कमरे में लिटा देते हैं। दादी को लिटाने के बाद माँ कहती है, छवि बेटा तू भागकर पानी लेकर आ और कोमल बेटा तू पड़ोस वाले दीपक डॉक्टर को बुला ला। दोनों बहनें माँ का कहना मानती हैं। छवि पानी लेकर आती है और कोमल पड़ोस के दीपक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। यह देखो दीपक जी, माँ जी को क्या हो गया है, यह बेसुध हो गई है, कुछ बोल नहीं रही। माँ पड़ोस वाले दीपक डॉक्टर को कहती है, भाभी जी आप चिंता ना करें, पहले यह बताएं कि इन्हें हुआ क्या था, इनकी ऐसी हालत कैसे हुई। कुछ नहीं भाई साहब, माँ जी ऊपर छत पर जा रही थी और अचानक से इनका पैर फिसल गया और यह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। डॉक्टर ने दादी की जांच शुरू कर दी और कुछ समय के बाद दादी को होश आ गया, लेकिन वह हिलजुल नहीं पा रही थी। दादी की यह हालत देखकर माँ ने पूछा, भाई साहब माँ जी को क्या हुआ है, वह हिलजुल नहीं पा रही। भाभी जी अभी तो कुछ कह नहीं सकता, इसके बारे में तो अस्पताल में जांच करने के बाद ही पता चल सकेगा कि आंटी को क्या हुआ है। आप इन्हें आराम करने दीजिए, कल सुबह अस्पताल में इनकी जांच कर लेंगे। फिलहाल मैं इन्हें नींद की दवाई दे देता हूँ। ठीक है भाई साहब, जैसा आप ठीक समझें। अगले दिन छवि के माता पिता दादी को लेकर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ दादी की शारीरिक जांच से पता चलता है कि गिरने की वजह से दादी की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग जाती है, जिससे दादी अब कभी भी चल फिर नहीं सकेगी और साथ ही उन्हें कम से कम 10-15 दिन अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। दादी के अस्पताल में दाखिल होने की खबर सुनकर छवि की खुशी के कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि घर में दादी की वजह से छवि का जीना मुश्किल हो रहा था। चूंकि अब दादी अस्पताल में रहेगी तो उसे दादी के नफरत भरे शब्द नहीं सुनने पड़ेंगे। दादी घर में होती तो घर में विवाद ज्यादा रहता था, लेकिन अब जबकि अस्पताल में दाखिल है तो काम ज्यादा रहता है। दादी चोट की वजह से उठ बैठ नहीं पाती थी, जिस वजह से घर के एक सदस्य का हर समय दादी के साथ रहना आवश्यक होता था। यह जिम्मेदारी ज्यादातर कोमल के पास ही होती। घर के सभी सदस्यों का काम बंट चुका था। पिता दुकान संभालते, माँ घर का कामकाज देखती और कोमल दादी के पास अस्पताल में उनकी देखभाल करती। एक दिन छवि के स्कूल में छुट्टी थी तो कोमल ने उससे कहा, छवि चल, आज तू भी मेरे साथ चल, आज मेरे साथ अस्पताल में दादी के पास रहना। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जाएगी? दादी ने मुझे अपना कब समझा जो मैं उनके पास जाऊं? वह तो जब देखो मुझे डांटने में लगी होती है। अस्पताल में जाकर भी वह मुझसे यही कहेगी कि इस मनहूस को कहां से ले आई। ऐसा नहीं कहते, जो कुछ भी है आखिरकार दादी है, वह तेरी मेरी तो नहीं है, जिनकी है वो ही जाए। छवि ने सोनिया की ओर इशारा करते हुए कहा। छवि बेटा ऐसा नहीं कहते, माँ ने कहा। माँ आप कुछ मत कहना, आपको भी पता है कि दादी मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करती थी, लेकिन कोई उन्हें रोकता नहीं था। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। छवि दादी के अस्पताल जाने को तैयार नहीं थी। इसका कारण दादी का छवि के प्रति बुरा बर्ताव था। किसी ने सच ही कहा था कि मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब किताब यही देकर जाना होता है। स्वर्ग और नर्क यह सब यही भोग कर जाना होता है। दादी को अस्पताल में दाखिल हुए काफी दिन हो चुके थे। रीढ़ की हड्डी में लगी चोट के कारण वह अपने आप हिलजुल भी नहीं पा रही थी। इस परिस्थिति में दादी की सेवा कोमल और उसकी माँ ही कर रही थी, क्योंकि छवि के पिताजी तो सारा दिन दुकान पर होते और रात को वापस आते, जिस वजह से दादी के पास अस्पताल में एक आध चक्कर वो भी कभी कभार ही लगा पाते। उधर दादी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दादी को अपना अंतिम समय साफ दिखाई दे रहा था। एक रात दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उस वक्त सिर्फ कोमल दादी के पास होती है। दादी की तबीयत बिगड़ता देख वह फोन करके अपने माता पिता को अस्पताल में बुला लेती है। कुछ ही समय में छवि और उसके माता पिता दादी के पास अस्पताल में आ जाते हैं। डॉक्टर उनकी जांच कर रहा होता है। कुछ देर तक जांच करने के बाद डॉक्टर उन्हें
दवाई वगैरह देकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के कुछ समय के बाद छवि के माता पिता भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन छवि और कोमल दादी के पास ही अस्पताल में रहती है। कुछ समय के बाद दादी को होश आ जाता है और वह दर्द से कराहने लगती है। दीदी दादी को क्या हुआ पता नहीं, लगता है उन्हें कहीं चोट लगी है और दर्द की वजह से वह ऐसा कर रही है। लेकिन डॉक्टर ने तो उन्हें नींद की दवाई दी थी, फिर यह सो क्यों नहीं रही? लगता है दर्द की वजह से इन्हें नींद नहीं आ रही। उसके बाद कोमल दादी के पास जाती है और उन्हें कहती है, दादी क्या हुआ, आप ठीक तो हो? पता नहीं बेटा, लेकिन मेरी पीठ में दर्द बहुत हो रहा है। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अब नहीं बचूंगी। दादी ऐसा नहीं कहते, अभी तो आपने हम सभी का कन्यादान करना है, अभी हमारी शादी करनी है। ऐसे कैसे अंतिम समय आ सकता है, अभी बहुत समय बाकी है। कोमल की बात सुनकर दादी कुछ मुस्कुराने लगती है, लेकिन दर्द की वजह से वह चीख पड़ती है। कोमल दादी का सिर अपनी जांघ पर रखकर सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगती है और छवि दादी का हाथ अपने हाथ पर लेकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद दादी को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। अगले दिन दादी नींद से जागती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठ नहीं पाती। वह दर्द के मारे चीखने लगती है। कोमल बेटा। जी दादी। बेटा छवि कहाँ है? जी आपके पास में ही है दादी। छवि बेटा मेरे पास आओ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत बुरा भला कहा था, इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं नादान थी, जो यह ना समझ सकी कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, दोनों भगवान की देन है। दादी बात करते करते आगे कुछ ना बोल पाई और सदा के लिए खामोश हो गई। दादी भगवान को प्यारी हो गई। यह दुख की बात थी, लेकिन छवि के लिए यह खुशी की बात थी, क्योंकि अब उसे मनहूस कहकर कोई नहीं बुलाएगा। दादी की मृत्यु पर छवि के परिवार के सब सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु छवि की खुशी का तो जैसे ठिकान ही ना रहा हो। वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसके जीवन की आधी समस्या तो दादी अपने साथ परलोक ले गई थी। लेकिन छवि नादान थी, उसे इस बारे नहीं पता था कि अगर एक मुसीबत आती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। छवि को हकलाहट की समस्या थी और समय के साथ साथ वह बढ़ती जा रही थी। उसकी हकलाहट की समस्या की वजह उसका मजाक बनाने के लिए उसके सहपाठियों द्वारा रखा गया उसका नाम छुक छुक दूर दूर तक मशहूर होने लगा। वह नाम इतना पक गया कि छवि के सहपाठी उसके साथ आम बोलचाल में भी उसके इस नाम का इस्तेमाल करने लग गए थे, यानी उसे हर समय छुक छुक कहकर ही बुलाते थे। छवि को भी इस नाम की आदत सी हो गई थी। अब वह पहले के जैसा उन पर गुस्सा या विरोध नहीं करती थी, या फिर वह अपने इस नए नाम यानी छुक छुक का विरोध करके थक चुकी थी। बात छवि तक रहती तो ठीक थी, लेकिन छवि की वजह से उसकी बहनों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। छवि के स्कूल में छवि की दोनों बहनों को छुक छुक की बहनों के नाम से जाना जाने लगा था, यानी सोनिया और खुशी को उनके सहपाठी उन दोनों को छुक छुक की बहन कहकर पुकारने लगे थे, जिस वजह से वह दोनों बहनें छवि के साथ झगड़ा करने लगती और छवि को उनके स्कूल में अपना मजाक बनाए जाने की जिम्मेदार ठहराती। छवि से मेरी मुलाकात संयोगवश ही हुई थी। एक बार की बात है, मुझे अपने किसी निजी काम से बाहर जाने लिए रेल में यात्रा करने अवसर मिला। मुझे किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना था। इसके लिए मैंने सुबह की ट्रेन पकड़ी और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। यह सफर कोई 5.5 और 6 घंटे के बीच का था। मैं ट्रेन में बैठ गई और अपनी आदत के मुताबिक अपना मोबाइल फोन निकालकर चलाने लगी। कुछ समय के बाद वहां मेरे पास एक लड़की आकर बैठ गई। वह छवि थी। वह चुपचाप बैठी हुई थी। चूंकि मेरा स्वभाव कुछ बातूनी किस्म का है तो मैं उसे बुलाने लगी। उसने मेरी ओर देखा परंतु चुप रही। फिर मैंने बातचीत शुरू करने के लिए उसे कहा, हेलो जी, मेरा नाम ईशा है और आप? हेलो, मेरा नाम छवि है।
उसके इस प्रकार बोलने से मैं हैरान थी और इसके बाद मैं उससे बात करना ठीक नहीं समझा। हमारे साथ एक और शख्स बैठे हुए थे। उन्होंने छवि की बात को सुना और उससे कहा, हेलो, मेरा नाम रवि है और मैं हकलाहट के विषय को लेकर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। मुझे आपकी हकलाहट की समस्या के बारे में कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे सवालों का कुछ जवाब देंगी? रवि की बात के जवाब में छवि कुछ नहीं बोली और मुंह फेर कर एक तरफ बैठ गई। उसके बाद वह भी अपना मोबाइल फोन लेकर बैठ गया। हमारे साथ काफी लोग बैठे हुए थे और वह सभी आपस में बातें कर रहे थे। वह बातें करते हुए रवि और हमारी तरफ बार बार देख रहे थे, मानो कि जैसे हमें भी अपनी बातों में शामिल करना चाहते हो। परंतु मैं अपने काम में व्यस्त थी और रवि भी अपना मोबाइल फोन चला रहा था, जिससे उन सब की बातों की तरफ हम में से कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हमारा यह बर्ताव शायद उनमें बैठी एक महिला को बुरा लगा और वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी, यह आजकल के लड़के लड़कियां जब देखो जहां देखो वहीं यह मोबाइल सा लेकर बैठ जाते हैं। इनके आसपास क्या हो रहा है इस पर इनका कोई ध्यान नहीं, बस जब देखो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। अपनी सहायत्री महिला की बात सुनकर मैं कुछ हैरान सा हो गई और मन ही मन मुस्कुराने लग गई। तभी उस महिला के साथ बैठी एक और महिला बोल पड़ी, आप बिल्कुल सही बोलती है बहन, मेरा लड़का भी ऐसा ही है। उसका ताऊ उसके लिए विदेश से एक मोबाइल लेकर आया और जब से उसके पास वो कमबख्त मोबाइल आया है हम सबको भूल ही गया है। जब देखो उसी के साथ लगा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है उसके साथ। जब हम उसको रोकते हैं तो वह हमसे ही झगड़ा करने लगता है। उन दोनों महिलाओं की बातें सुनकर पास बैठे एक सज्जन ने रवि की तरफ देखा और उससे कहने लगे, बेटा एक बात तो बताओ, आखिरकार इस बला में ऐसा क्या है जिसने तुम जैसे नौजवानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है? अब देखो ना, हम कब से तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे। उनकी बातें सुनकर रवि से रहा ना गया और उसने लिखना बंद किया और अपने मोबाइल फोन को एक तरफ रख दिया और कहा, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक हकलाहट के अध्यापक को तौर पर कार्य करता हूँ और इसके तहत मैं हकलाहट के विषय पर लेख लिखता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हूँ। रवि की बात सुनकर उस सज्जन ने हैरानी पूर्वक हमारी ओर देखा और कहने लगे, हकलाहट वही ना जो अटक अटक या रुक रुक कर बोलते हैं। परंतु बेटा अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसमें अध्यापक कहाँ से आ गया? रवि ने उनकी बात को काटते हुए कहा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, परंतु डॉक्टर बीमारी का इलाज करते हैं और हकलाहट की समस्या या हकलाना कोई बीमारी नहीं है। और रही बात मेरे अध्यापक होने की, तो अगर हम अध्यापक शब्द को परिभाषित करें तो आप सही मायने में यह जान पाएंगे कि एक अध्यापक होने का मतलब क्या होता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो शख्स किसी अध्याय का अध्ययन करके उसका अध्यापन कराता है वह अध्यापक कहलाता है। खैर कुछ समय बाद हम दोनों ट्रेन से उतर गए और अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया, लेकिन छवि मुझसे मिलने से हमेशा कतराती रहती। जब भी कभी हमारी मुलाकात होती तो हर बार मैं ही उसे बुलाती और बातचीत की शुरुआत करती। खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस नई पैदा हुई समस्या के कारण छवि अपने आप में ही कैद होकर रह गई। यानी छवि ने घर से बाहर निकलना और बातें वगैरह करना बहुत ही कम कर दिया था। छवि अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी। उसने अपने रिश्तेदारों के घर पर जाना लगभग बंद ही कर दिया था, क्योंकि हर तरफ तो उसकी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाया जा रहा था। उसके करीबी रिश्तेदार भी उसे छुक छुक कहकर बुलाने कहे थे, जिस वजह से चुप रहना और कम बातचीत करना छवि की आदत में शुमार हो चुका था। कई लोग छवि की इस कम बोलने की आदत की वजह से उसे घमंडी और नकचड़ी तक कहने लगे थे। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और इन सब से छुटकारा पाने के लिए उसके मन में आत्महत्या का विचार आता रहता।
परंतु वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि शायद वह जिंदगी से लड़ना चाहती थी, और या फिर उसे बचपन से ही ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने की आदत सी हो गई थी। वह अपने जीवन में एकदम अकेली थी। उसका कोई मित्र नहीं था जिसके साथ वह अपने दिल की बात कर सकती थी, क्योंकि कोमल को छोड़कर उसकी बाकी की दोनों बहनें सोनिया और खुशी उससे नफरत करती थी, और इस नफरत की वजह भी छवि खुद थी। छवि की वजह से उन दोनों को भी अपनी सहेलियों के मजाक का सामना करना पड़ रहा था। उसकी सहेलियां उन दोनों को छुक छुक की बहन कहकर बुलाती थी। यह सब दोनों को पसंद नहीं था, और इस बात के लेकर उन दोनों का अक्सर छवि के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता। छवि अपने अकेलापन को दूर करने के लिए एक डायरी लिखती, जिसमें वह अपनी दिल की बात कर लेती। वह डायरी ही उसकी दोस्त बन गई, क्योंकि जो बात वह किसी से खुलकर नहीं कह पाती, वह उस डायरी में लिखकर अपनी मन की भड़ास निकाल लेती। छवि जब भी उदास होती या तनावग्रस्त होती तो डायरी लिखकर अपना तनाव दूर करती, परंतु उसे यह डर अक्सर बना रहता कि कोई उसकी डायरी को कहीं पढ़ ना ले। इस वजह से वह डायरी खत्म होते ही उसे फाड़कर या आग लगाकर नष्ट कर देती। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है आरोही, और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।